प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक सिंगल मालिक होता है, वन मैन शो, वन मैन आर्मी। पार्टनरशिप हम लोग करते हैं, प्रोप्राइटरशिप की कुछ कमियों को दूर करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, और पार्टनरशिप की कुछ कमियों को दूर करने के लिए फिर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में एडवांटेज क्या होता है, क्यों जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, और पार्टनरशिप से ये क्यों बेटर है, उसको हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में डिटेल में। जॉइंट स्टॉक कंपनी जनरली एक बड़ी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जैसे कि इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू कैरी ऑन बिजनेस। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से बनाया गया, वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से बनाया गया। वॉलंटियर्स होते हैं ना, वॉलंटियर्स नाम सुना है आप लोगों ने? वॉलंटियर्स कौन लोग होते हैं? जो अपनी मर्जी से श्रमदान करते हैं, स्वेच्छा से कोई काम करते हैं, उनको वॉलंटियर्स कहते हैं। अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू कैरी ऑन बिजनेस। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कुछ लोगों द्वारा स्वेच्छा से बनाया गया एक बिजनेस समूह। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कैरी ऑन बिजनेस, व्यापार चलाना। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर्स। जो भी उसके मेंबर होते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर को हिंदी में कहते हैं अंशधारक। यानी कि शेयर होल्डर कौन लोग होते हैं? शेयर होल्डर किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में कुछ ना कुछ ओनरशिप रखते हैं। मान लीजिए किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी में 100 लोग हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो वो 100 लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे या अंशधारक कहलाएंगे हिंदी में। उनके पास उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होंगे। तो शेयर होल्डर मतलब जो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहा हो, उनको हम लोग शेयर होल्डर्स कहेंगे। और उस कंपनी में जो कैपिटल लगाई जाती है उसको रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। यानी कि ये सारे के सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। द कंपनीज आर गवर्न बाई इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 बनाया गया जिसमें कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए कि इन कानून के हिसाब से, इन नियमों के आधार पे ये कंपनी रन करेगी। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इसका पूरा नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सारी की सारी कंपनियां कौन है? जॉइंट स्टॉक कंपनियों के एग्जाम्पल हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको कहते हैं सेल, शॉर्ट में SAIL, सेल, बहुत फेमस कंपनी है। टाटा स्टील और सेल दो काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में जो स्टील प्रोड्यूस करती हैं। पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड, ये सब बहुत सारी और कंपनियां एक्सेट्रा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या समझ में आया? जनरली जॉइंट स्टॉक कंपनी, कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, वो एक साथ आते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योर एक आइडिया जनरेट करता है, उस आइडिया को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता है और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है कि आप आइए और मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। वो सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं उस बिजनेस में, और इन्वेस्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर कंपनी में वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। और वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक तरह से उस कंपनी के मालिक होते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के पास किसी कंपनी का 1% शेयर है तो वो 1% का मालिक है, किसी के पास 10% शेयर है तो वो 10% का मालिक है। जैसे मुकेश अंबानी साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कहलाते हैं। उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के अप्रॉक्स कितने % शेयर होंगे उनके और उनकी फैमिली के पास? ऐसा कोई जरूरी नहीं, मिनिमम 50%, 45 के आसपास, 40 to 45% के आसपास शेयर्स हैं उनके पास और उनकी फैमिली के पास। अभी जब रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर नीचे गया था 800 के आसपास, तो प्रमोटर्स ने खुद बाइंग करी थी और उसके बाद फिर वो 22,000 के ऊपर चला गया था, 23,000-2400 हो गया था विद इन स्पैन ऑफ नियर अबाउट 1 मंथ। एक मंथ के समय में ही वो 3 गुना हो गया, 300% के रिटर्न दे दिए। 800 रुपये वाला शेयर 2400 रुपये पहुंच गया विद इन अ मंथ, तो 300% के रिटर्न मिल गए। और रिलायंस इंडस्ट्री में 800 रुपये के लेवल पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया या शेयर खरीदे, यानी उसका शेयर धारक बना, लेवल भी बहुत अट्रैक्टिव था। मतलब ये नहीं लग रहा था कि अब 800 से नीचे जाएगा तो 10, 20, 50 रुपए हो सकता है और घट जाए, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव लेवल था इन्वेस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो इस तरह से कंपनियों को आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी इस समय अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, फंडामेंटली कौन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो जॉबर्स होते हैं, स्पेकुलेटर, ट्रेडर, जॉबर का मतलब ये कि जो
शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, 1 दिन 10 दिन 5 दिन, उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है तुरंत पैसे लगाया और बहुत शॉर्ट टर्म में पैसे बना के निकल गए, और वो लॉस बियर करने को भी तैयार रहते हैं। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं कि अगर 1000 पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर परचेज किया और वो 900 के नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, और अगर 1100 जाएगा तब भी बेच दूंगा। तो उनका दोनों तरफ पे पोजीशन होती है, मतलब नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होता है कि इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है और इतना प्रॉफिट बुक करना है अप्रॉक्स, तो टारगेट और स्टॉप लॉस। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स भी होते हैं, एक ही दिन में उसी दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, उनको लॉन्ग टर्म पे होल्ड नहीं करना है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या किसी एडवाइजर के थ्रू लॉन्ग टर्म में सलाह लेते हैं और उसमें कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं, वो टेक्निकल्स में नहीं जाते हैं। तो जब आप इस सब्जेक्ट को और डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें शेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी, कौन सी जॉइंट स्टॉक कंपनी या किस लिस्टेड कंपनी में हम पैसा लगाएं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा मेथड होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चीज़ आप लोग आगे चल के सीखेंगे जब आप फाइनेंस से MBA करेंगे, तो उसमें सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट है। और इसमें कोर्स भी होते हैं, कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, NISM NCFM सर्टिफिकेशन, इसके ऊपर मैंने लेक्चर बना रखा है, नेट पे अवेलेबल है। तो वो क्या होता है, उसका क्या एडवांटेज है, तो वो मैंने नेट पे डाल रखा है। अगर आप सर्च करेंगे NISM ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NISM या एडवांटेज ऑफ NISM तो वो लेक्चर निकल के आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि वो अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको कितना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा आगे चल के अपनी लाइफ में। और वो कोर्स कोई भी कर सकता है 12th के बाद आराम से। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन हमें अपने स्किल्स में करते रहना चाहिए। और वो ऑनलाइन कोर्स होता है, आप एग्ज़ाम सेंटर होता है NSE के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंटर होता है, ऑनलाइन जाइए आप एग्ज़ाम दीजिए, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा आपको। और वो जो डिग्री मिलती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बेसिस पे आपको जॉब एश्योरेंस भी रहता है, मतलब अगर आप उसको दिखाएंगे तो आपको जॉब भी मिल जाएगा। तो मतलब अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए वो NISM NCFM कोर्स बहुत अच्छे हैं। और फिर अगर आप आगे चल के फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो आप फाइनेंस से MBA कर सकते हैं और CS CA तो कर ही सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। मतलब मैं अगर किसी कंपनी का प्रोप्राइटर हूँ और कंपनी को कोई लॉस होता है तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। पार्टनरशिप फर्म में अगर मैं किसी कंपनी का पार्टनर हूँ और उस कंपनी को लॉस होता है तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे अकाउंट से उसको रिकवर कर लिया जाएगा। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं तो आपके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्लॉज नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, 10,000 रुपीज़ का। आपके अकाउंट में अगर 10 लाख पड़े हैं तो उस पर कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी पार्टनरशिप फर्म में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आपके अकाउंट में 10 लाख पड़ा है तो वो खतरे में है कि अगर कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ गई तो वो आपके 10 लाख भी रिकवर हो सकते हैं, 10 लाख से रिकवरी हो सकती है, क्योंकि आप भी उस कंपनी के पार्टनर हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई गई अंडर कंपनी एक्ट 1956। उसमें हमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज बियर नहीं करनी पड़ती हैं। मैंने अगर उसमें 10,000 रुपये लगाए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर खरीदे थे, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई तो मैंने अगर 10,000 रुपये उसमें लगाए थे तो मेरे 10,000 जीरो हो गए। स्टॉक मार्केट में पैसा जीरो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना लॉस होगा, जितना मैं इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मेरे जो अकाउंट में पैसा पड़ा है वो भी चला गया, कि किंगफिशर के ऊपर 10,000 करोड़ की देनदारी है, 7,000 करोड़ SBI को लेने हैं और बहुत सारे बैंकों को और लेने हैं, IDBI को लेने हैं, तो 10-12 करोड़ की देनदारी है मान लीजिए। तो उसमें ये नहीं होगा कि मिस्टर दीक्षित आप भी इसके शेयर होल्डर हैं तो आपके पास जितना पैसा है वो भी जमा करो, क्योंकि बैंक को रिकवरी करनी है, किससे करनी है, मालिक से करनी है। तो शेयर होल्डर मालिक तो होता है लेकिन उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं आती है। इसी वजह से विजय माल्या अभी तक बच पाए हैं, क्योंकि शेयर होल्डर ये इसमें इसके क्लॉज में होता है कि जो शेयर होल्डर है उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज नहीं होती हैं। आप बैंक पैसा किसको दे रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को दे रहा है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन खुद बन जाती है,
पार्टनरशिप के केस में और प्रोप्राइटर के केस में पार्टनर्स और प्रोप्राइटर को पैसे मिलते हैं, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के केस में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खुद एक पर्सन है, उसको हम लोग कहते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो वो एक खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और बैंक या जो डेटर्स होते हैं, वो जो बैंक्स होते हैं या जो लेंडिंग कर रहे होते हैं उस कंपनी को, वो उस आर्टिफिशियल पर्सन को पेमेंट करते हैं, उस आर्टिफिशियल पर्सन को लोन देते हैं, वो उसके प्रमोटर्स को या उसके शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं देते हैं। इसीलिए बहुत सारे प्रमोटर क्या करते हैं कि कंपनी डूब जाती है और वो करोड़पति हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी तरह से कंपनी से पैसे निकाल लिए और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली, और कंपनी बैंकरप्ट हो गई और बैंकों के पैसे फंस गए। और बैंकों में पैसे किसके पड़े हुए हैं? जनरल आदमी के, हम लोगों के, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं। अभी एक बैंक और प्रॉब्लम में आ गया। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में एडवांटेज क्या हुआ? क्यों सारे लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? पार्टनरशिप में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पार्टनरशिप में रिस्क ज़्यादा होता है, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में सिर्फ आपने जितना पैसा लगाया है उतने पे ही रिस्क है। आप सोच समझ के पैसे लगाइए, जितना आप रिस्क ले सकते हैं सिर्फ उतना पैसा लगाइए। इसीलिए इक्विटी में क्या कहा जाता है? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कहा जाता है, हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास जो सरप्लस पैसा हो, ऐसा नहीं है कि बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ लिया, उसको आपने ट्रेडिंग में लगा दिया, शेयर्स में लगा के खत्म कर दिया। आपको बहुत समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। इसमें सरप्लस पैसा लगाना चाहिए जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ हो, और बहुत अच्छा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, उससे कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। या फिर आप खुद बहुत अच्छा समझ रखते हो और आपके अंदर टैलेंट हो, डिग्री हो, टाइम हो, तो आप खुद भी कर सकते हैं रिसर्च। लेकिन रेकमेंडेड ये है कि आपको एक अच्छा सलाहकार होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, महाभारत सबने देखी होगी। महाभारत में दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। तो कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, ज्यादा बड़े महारथी थे, भीष्म पितामह, महावीर, कर्ण, इस तरह के और बहुत सारे महावीर थे, लेकिन वो तब भी हार गए क्योंकि उनका एडवाइजर कौन था? दुर्योधन का। और अर्जुन, युधिष्ठिर जीत गए क्योंकि उनका एडवाइजर कौन था? हाँ, तो अगर एडवाइजर आपका अच्छा है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, और कहीं आपने गलत एडवाइजर चूज कर लिया तो वो आपको नुकसान करा देगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है कि फैमिली डॉक्टर और फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के और परख के हमें चूज करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पेमेंट किसको करते हैं? वो कंपनी को करते हैं, उसके शेयर होल्डर्स को या उसके प्रमोटर्स को नहीं करते हैं। इसकी एक सेपरेट सील होती है और उसमें सिग्नेटरी होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं और वो सील लगती है। कॉन्ट्रैक्ट किसी का उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ होता है, उसके शेयर होल्डर्स के साथ नहीं होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका खुद का एक लीगल अस्तित्व होता है। यानी कि अगर मुझे किसी कंपनी से कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए मुझे रिलायंस इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम है, या रिलायंस इंडस्ट्री ने मेरे साथ चीट करा है, तो मैं मुकेश अंबानी के ऊपर केस नहीं करूंगा, मैं रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर केस करूंगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने मुझसे पैसे लिए होंगे। अगर मैंने उसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है या मैंने उसको लोन दिया है, तो मैं केस किसके ऊपर करूंगा? रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर करूंगा, मुकेश अंबानी के ऊपर नहीं करेंगे। और अगर कंपनी को किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, कोई पार्टनर से, किसी कंज्यूमर से या किसी चीज से भी कोई शिकायत है और उसको केस करना है, तो उसके प्रमोटर या शेयर होल्डर केस नहीं करेंगे, कंपनी खुद केस करेगी। यानी रिलायंस इंडस्ट्री मान लीजिए अमेजॉन के ऊपर केस कर रही है। अभी आपने देखा था कि अमेजॉन और रिलायंस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसकी वजह से? फ्यूचर ग्रुप की वजह से। फ्यूचर ग्रुप को दोनों कंपनियां खरीदना चाहती हैं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये नहीं हो रहा है कि मुकेश अंबानी ने जेफ बेजोस के ऊपर केस कर दिया, या जेफ बेजोस ने मुकेश अंबानी के ऊपर केस कर दिया, या मुकेश अंबानी ने फ्यूचर ग्रुप के जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, क्या नाम है उनका, किशोर बियानी, उनको रिटेल किंग कहा जाता है इंडिया का, और किशोर बियानी साहब ने रिटेल इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया है, और एक तरह से वो बिग बाजार, इंडियन वॉलमार्ट कहा जाता था उसको, और पूरे देश में बिग बाजार ने एक तरह से अपना साम्राज्य बना लिया था। लेकिन अभी वो ड्यू टू कोविड पैंडमिक, इसकी वजह से वो बर्बाद हो गई कंपनी, क्योंकि बहुत भारी एक्सपेंसेस थे,
बड़े बड़े मॉल्स में उन्होंने अपनी शॉप लगा रखी थी, बहुत पैसा ले रखा था, सारा सामान वहाँ पे खराब हो गया, बिक नहीं पाया, सारी ग्रोसरी जो भी आइटम थे सब बर्बाद हो गए, सबको सैलरी उनको देनी पड़ गई शुरुआत में, तो उसकी वजह से वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अदरवाइज किशोर बियानी साहब ने बहुत अच्छा काम किया था और रिटेल इंडस्ट्री में सबसे अच्छा काम फ्यूचर ग्रुप ने और किशोर बियानी जी ने किया था। तो जब भी आपस में कोई केस होता है तो ऐसा नहीं है कि किसी ने किशोर बियानी साहब के ऊपर केस कर दिया, मुकेश अंबानी ने या जेफ बेजोस ने मुकेश अंबानी के ऊपर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनियां एक दूसरे के ऊपर केस करती हैं, यानी रिलायंस इंडस्ट्री और अमेजॉन के बीच में केस होगा, उसके फाउंडर्स या सीईओ या शेयर होल्डर्स के बीच में बात नहीं होगी। यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो उसकी एक कॉमन सील होती है। अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें सिग्नेटरी साइन करता है और उसमें वो सील लगती है। इस पॉइंट के बारे में हम लोग ने बहुत बात करी है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, कंपनी खत्म हो गई, लेकिन ये चीज हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करी है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी साहब ने रिलायंस इंडस्ट्री बनाई, अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री और ग्रो कर रही है, उसके आने वाले सक्सेसर, उसके शेयर होल्डर्स, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छे से चला रहे हैं। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप बनाया था, लेकिन टाटा ग्रुप और बड़ा हो रहा है और अच्छा काम कर रहा है। स्टीव जॉब ने एप्पल बनाई थी, लेकिन एप्पल, अभी स्टीव जॉब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन एप्पल और बड़ी हो रही है, $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। इसके ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी कि अगर मैंने किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना मैंने पैसा लगाया उसमें। अगर मैंने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख रुपए ही रिस्क पे है। अगर कंपनी बंद होगी, शेयर की प्राइस 0 हो जाएगा तो मेरा 1 लाख रुपए डूब जाएगा। लेकिन मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक बैलेंस है, घर है, कार है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो जनरली शेयर्स में लोग कौन सा पैसा लगाते हैं? जो उनके पास सरप्लस होता है, जो उनको शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं होती है। उनको लग रहा है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए सेपरेट है जिसकी अभी कोई शॉर्ट टर्म में कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो यानी आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में या किसी भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसका शेयर परचेज करके। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में एक प्रॉब्लम ये आती थी कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कोई पार्टनर उससे एग्जिट करना चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने शेयर्स अपने बेटे को दे दे, वाइफ को दे दे, बट पार्टनरशिप के केस में ऐसा संभव नहीं था जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में आप बहुत आसानी से अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्लड रिलेटिव्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं, किसी अननोन को भी दे सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जिसको देना चाहे दे दें, ट्रांसफर कर दें, या फिर आप बेच दें, बेच के पैसा निकाल लें। आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। लेकिन ये एडवांटेज हमें प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में नहीं था। कॉमन सील का मतलब एक मुहर होती है ना, मुहर लगाई जाएगी कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी कंफर्म कर रही है, सील लग गई, तो एक कॉमन सील होती है, मुहर। और एक ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, वो साइन करेगा और वो कॉमन सील लगेगी, तब ये माना जाएगा कि ये कंपनी एग्री कर रही है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब कि वो लगातार कंपनी चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। अगर जिसने बनाया, धीरू भाई अंबानी साहब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कंपनी बनाई, तो उनके मरने से कंपनी खत्म नहीं हुई। लेकिन प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप के केस में अगर वो मर गया तो कंपनी बंद हो गई। मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप के केस में अगर मैं अपने शेयर्स को अपने बच्चों को, वाइफ को या किसी और को ट्रांसफर करना चाहूँ तो नहीं संभव है। उसमें नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, वो डीड खत्म होगी, और जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी मैं अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में मैं अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, अपने ब्लड रिलेटिव्स को, बच्चों को, वाइफ को, दोस्त को, चैरिटेबल ट्रस्ट को और किसी अननोन को भी। मेरी मर्जी है, मुझे किसी को भी देने मैं दे सकता हूं, मैं बेच सकता हूं। तो उसको कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जो कि पार्टनरशिप वाले केस में एग्जिस्ट नहीं करती थी। मिनिमम मेंबर ऑफ 2 persons and maximum 50 is known as private limited company, but in case of public limited company the minimum is 7 and maximum member is unlimited। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, मैक्सिमम मेंबर इज अनलिमिटेड। इसका एडवांटेज सारी कंपनियां लेती हैं। कैसे लेती हैं?
मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसमें शेयर होल्डर्स कितने होंगे? लाखों, हजारों, दसियों हजार, लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं और इसके करोड़ों शेयर्स मार्केट में फ्लोट करते हैं। यानी कि किसी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में कई लाख शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। किसी ने वो गुरु फिल्म देखी है? मैंने इसकी बात करी थी गुरु मूवी में, तो उसमें धीरूभाई अंबानी जो कि अभिषेक बच्चन बने थे, वो ये कहते हैं कि हम लोग अगली एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग एक स्टेडियम में करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैक्सिमम लोग अनलिमिटेड हो सकते हैं। आप लोग गुरु मूवी देखिएगा, अगर नहीं देखी है तो बहुत अच्छी मूवी है। वो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बनी है कि और धीरूभाई अंबानी की लाइफ के ऊपर बनी है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन उसमें है। ऐश्वर्या राय कोकिला बेन बनी है, अभिषेक बच्चन धीरूभाई अंबानी बने हैं। ठीक है, वो मूवी देखिएगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने अपनी लाइफ स्टार्ट करी जीरो से। कुछ नहीं था उनके पास, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं, बहुत नॉलेज नहीं, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं। मेहनत करते 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 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी उन्होंने कैसे बनाई। और कुछ मूवी मैं आपको और रेकमेंड करूंगा आगे चल के, वो भी देखिएगा। लेकिन पहले तो मैक्सिमम किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये होता है कि किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत पैसा जुटाना हो तो भी आराम से मिल जाता है। अभी एक रिसेंट न्यूज आई थी कि जैकमा एक आईपीओ लेके आ रहे थे। जैकमा, मैंने बताया होगा शायद, अलीबाबा के फाउंडर हैं। जैकमा एक आईपीओ लेके आ रहे थे एक नई कंपनी का, और उस आईपीओ को शी जिनपिंग ने, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रोक दिया। और कहा यह जा रहा था कि वो आईपीओ दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था, और वो अगर आईपीओ आ जाता तो जैकमा बहुत पावरफुल हो जाते हैं और उनकी बात और प्रेस्टीज बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती। तो शायद क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वहां पे एक सिंगल पार्टी रूल करती है। आप कह सकते हैं काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है। एक ही पार्टी है, कोई अपोजिशन ही नहीं है, कोई अपोज करता ही नहीं है। जैकमा ने कुछ कह दिया कहीं कहीं जगहों पे तो सरकार को बुरा लग गया, तो उन्होंने उनका आईपीओ रोक दिया। जैकमा आईपीओ के जरिए बहुत पैसा इकट्ठा करने वाले थे। वो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था। क्यों? क्योंकि एक आईपीओ में कितने भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का एक साइज होता है कि हाँ, मिनिमम आपको 12,000 रुपए, जनरली इंडिया में जो आईपीओ आते हैं वो 10-15 हजार रुपए की रेंज में होते हैं। मतलब मिनिमम आपको इतना इन्वेस्ट करना है एक लॉट के लिए, और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं, किसी ने 10,000 लगाए, किसी ने 2 लॉट ले ली, 10 के 20 लगा दिए, किसी ने 4 ले ली, किसी ने 2 लाख ले लिए, मैक्सिमम एप्लीकेशन फिल कर दी। तो इस तरह से लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास बहुत पैसा आ जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपैंड कर सके, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, नए प्लांट बना सके, और बड़ी हैवी मशीनरी और बड़े इक्विपमेंट्स, टैलेंटेड लोग हायर कर सके। तो ये एडवांटेज पार्टनरशिप के पास है और प्रोप्राइटरशिप के पास तो है ही नहीं, वो तो बेचारा अकेला इंसान है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये फीचर बहुत शानदार है कि इसमें कितने भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक कोशिश ये करिएगा कि अपनी लर्निंग हैबिट बनाइए, सीखना शुरू करिए। मतलब अपने नाक, कान, आँख सब खुले रखिए। जहाँ भी कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई होल्डिंग देख रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर देख रहे हैं, कहीं तुरंत चीज़ों को कैच करिए, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको तरक्की करा पाएगी। अदरवाइज बहुत स्ट्रगल है लाइफ में बेटा, बहुत स्ट्रगल है। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है, वो भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचो जो नहीं, वो भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, स्किल्स भी नहीं है उसके अंदर, उसका क्या हाल होने वाला है। वो पता चल रहा है मुंबई से बिहार पैदल जा रहा है लॉकडाउन में, यही हाल होता है। फिर नौकरी 10-10, 20-20 हज़ार की नौकरी के लिए वो लोग अपना, अब हम लोग कानपुर में है, अगर आपने स्किल्स नहीं उठाई, अब बाहर कहीं गए, टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, एक नॉमिनल सैलरी मिलेगी, प्रॉब्लम होगी आगे चल के। तो अभी हम लोग ने शुरुआत करी है और अच्छे से मेहनत करिए। जो भी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। हम लोग आपको चीज़ें बताते हैं क्या करना है, लेक्चर सुनिए, मैक्सिमम जितना ज़्यादा समय दे सकते हैं लर्निंग में। आपको मैंने रेडीमेड वीडियो लेक्चर बना के दे दिए, और मेरे अगर आप चैनल पे जाएंगे तो उसमें पता नहीं कितने तरह के सारे आपको रेलेवेंट, पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है बीबीए एमबीए का। आप वो जाके सारे लेक्चर सुन सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर,
और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स पे बना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर बना है, पता नहीं कितने सारे टॉपिक्स पे बना है। तो आप सुनेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगी। फिर आप क्लास में आएंगे तो आप इस तरह से नहीं बैठे रहेंगे, आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे। और जब आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आपका इंटरनल मार्क्स बढ़ेगा कि हाँ ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चे को पता है, जानकारी है, आंसर दे रहा है क्वेश्चन का। तो होप ये क्लियर हो गया कि इसमें दो तरह की स्टॉक कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो छोटी कंपनी होती है उसमें मैक्सिमम 50 लोग तक हो सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी जनता हो, तो उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, और मिनिमम 7। एडवांटेजेस हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, परपिचुअल एग्जिस्टेंस होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग पैसे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा ट्रस्ट होता है, बैंक्स ज़्यादा लोन दे देते हैं, तो उनके पास लार्ज स्केल ऑपरेशन की कैपेसिटी होती है, बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं। प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, पार्टनर्स और प्रोप्राइटर तो बेचारा अपने लेवल पे काम करते हैं, अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में अभी इन्फोसिस को चलाना था तो उन्होंने क्या किया, नारायण मूर्ति साहब ने या बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इन्फोसिस के विशाल सिक्का को बुला लिया बाहर से। विदेश में किसी कंपनी में, एक आईटी कंपनी में, मेरे ख्याल से ओरेकल्स में शायद काम करते थे, ओरेकल से उनको बुला लिया। इसी तरह से जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी होती है जैसे टाटा एंड सन्स, तो उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखरन को बुला लिया। अब टाटा एंड सन्स, चंद्रशेखरन कोई टाटा नहीं है, ना उनके नाम में टाटा जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं। तो टाटा एंड सन्स को लगा कि ये अगर आएंगे एज अ सीईओ, एज अ एमडी, एज अ चेयरमैन, तो ये बहुत अच्छे से चला लेंगे, तो उन्होंने उस प्रोफेशनल को हायर कर लिया। तो ये फैमिली रन बिजनेस नहीं होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस हो जाता है, किसी एक फैमिली के हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे एचडीएफसी बैंक, आदित्यपुरी चला रहे हैं उसको, पहले वो सिटी बैंक में थे। तो इस तरह से बहुत प्रोफेशनल लोग जो बहुत हाई लेवल का टेक्नोलॉजी जिनको पता है, अच्छी स्किल्स हैं, अच्छा टैलेंट है, वो सारे के सारे लोग आते हैं और उस कंपनी को रन करते हैं। तो इससे वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। जैसे आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाई थी, बिल गेट्स ने, लेकिन अभी कौन चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इस समय सत्या नडेला है, एक इंडियन है, और ये नाम मैंने लिया था। उन्होंने मुकेश अंबानी के साथ, मुकेश अंबानी जी के साथ उनका एक जॉइंट इंटरव्यू भी चल रहा है यूट्यूब में, बहुत समय पहले वो हुआ था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो वो एक इंडियन है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक इंडियन बंदा चला रहा है। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, अल्फाबेट, लैरी पेज ने बनाया था उसको, कौन चला रहा है उसको, सुंदर पिचाई चला रहे हैं, वो भी एक इंडियन है। यानी वो प्रोफेशनल है, उनको हायर कर लिया अल्फाबेट ने, सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट ने हायर कर लिया। पेप्सिको की सीईओ एक महिला थी पहले, इंडियन मूल की, कौन थी वो, बहुत लंबे समय तक उन्होंने पेप्सिको को चलाया है। पेप्सिको मतलब जो पेप्सी बनाती है कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। पेप्सिको की सीईओ थी इंदिरा नूई, और इंदिरा नूई वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल महिलाओं में से टॉप 10 में थी, वो भी एक इंडियन थी। मजुमदार शॉ बायोकॉन की सीईओ है। इस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, प्रोफेशनल्स को हायर कर लेती हैं। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट खुद क्यों नहीं चला रहे थे, उनको लगा कि मेरी एज ज़्यादा हो रही है, अब मुझे किसी और योग्य व्यक्ति को हायर कर लेना चाहिए, सो दैट वो कंपनी को अच्छे से रन कराए। लैरी पेज को लगा मुझे अभी एक्सपेंशन पे ध्यान देना है, कंपनी के डे टू डे के ऑपरेशन मुझे किसी एक अच्छे बंदे को दे देने चाहिए, तो उन्होंने सुंदर पिचाई को दे दिए, अब आप चलाओ कंपनी को, मैं एक्सपेंशन पे ध्यान दूंगा। तो इस तरह से जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है। सोशल बेनिफिट, नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज। सोशल बेनिफिट क्या, मैंने आपको एक बार जेके का एग्जांपल दिया था, कानपुर अपनी सिटी, जेके का हेड ऑफिस है यहाँ पे। तो जेके ने सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाई, सिर्फ लोगों को सैलरी नहीं दी, बल्कि उनके रहने के लिए घर बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, मंदिर बनाए, पार्क बनाए, खेल कूदने के लिए ग्राउंड बनाए, हर एक फैसिलिटी दी। यानी क्या किया, सोशल बेनिफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो गया। और मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया था कि गूगल अपने एम्प्लॉय का बहुत ध्यान रखता है, खाना, पानी, हेल्थ, सब कुछ ध्यान रखता है उनका। तो ये क्या है, सोशल बेनिफिट है। प्लस ये मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हैं, CSR एक्टिविटी करती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना और नदियों की सफाई,
वृक्षारोपण, गरीब बच्चों की पढ़ाई, इस तरह के बहुत सारे काम करती हैं। तो उससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। तो जब कॉर्पोरेट होते हैं तो वो सोशल वेलफेयर भी करते हैं। पहला डिसएडवांटेज, इसको बनाना इतना आसान नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाना इतना आसान नहीं है। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतनी आसानी से आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बना सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। यानी अगर आपने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई तो ये आप ये मत सोचिएगा कि सारा कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। जैसे नारायण मूर्ति साहब ने इन्फोसिस बनाई, अभी उनकी कोई सुन नहीं रहा है। इन्फोसिस में उनकी शेयर होल्डिंग मेरे ख्याल से 1% के आसपास बची है। उनकी बात कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनका कंट्रोल पूरा खत्म हो गया कंपनी से और उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया, किनारे हटा दिया गया। जो कहते हैं सुनते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा उन पे। अगर आपने अपनी कंपनी अपना स्टेक डाइल्यूट कर लिया है और आपकी शेयर होल्डिंग बहुत कम हो गई है तो आप अपनी कंपनी से भी बाहर हो सकते हैं। जैसे कि एक बार स्टीव जॉब को एप्पल से ही बाहर कर दिया गया था। इलॉन मस्क को भी एक बार उन्होंने खुद कंपनी एक बनाई थी, उससे बाहर कर दिया गया था और स्टीव जॉब को फिर से वापस ज्वाइन कराया था एप्पल ने बाद में, जब नहीं चल पा रही थी। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि कंट्रोल बाय अ ग्रुप होता है, एक इंडिविजुअल कंट्रोल करे, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। जैसे जेफ बेजोस, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखी हुई है। मुकेश अंबानी, अपनी शेयर होल्डिंग उन्होंने बहुत स्ट्रांग रखी हुई है। उनका विजन था, उन्होंने अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी। फिर इसका फॉर्मेशन आसान नहीं है, कंट्रोल ग्रुप करता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, एक्सेसिव गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी चीजें, अब ये आएगा, अब वो होगा, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब ये करना है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें बहुत होता है, जबकि छोटी कंपनी में, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में ऐसा गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करती है। इसमें पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, या फिर अगर उन्होंने सीईओ को बहुत एम्पावर कर दिया है तो अलग बात है। अदरवाइज कई सारे लोग डिस्कस करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, फिर डिसीजन लिया जाता है, तो कभी कभी इंपॉर्टेंट डिसीजन डिले हो जाते हैं। किसके लिए सूटेबल है? जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हैवी कैपिटल लगना है, बहुत ज़्यादा मैन पावर लगना है, बहुत बड़े एरिया को कवर करने वाली है, उसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी सूटेबल है। यानी कोई आप ऐसा ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगने हैं, कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, हजारों हेक्टेयर की लैंड चाहिए, हजार एम्प्लॉय चाहिए, उस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी सूटेबल होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सूटेबल वेयर द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज क्वाइट लार्ज, द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज वाइड स्प्रेड। बहुत बड़े लेवल पे काम करना है तो आपके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी अच्छा ऑप्शन है। तो इसके लिए जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हैवी गुड्स इंडस्ट्री हो गया, कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब की सब जो बिजनेस है वो किस में आएगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंडर आता है। मतलब बैंक कोई अकेला पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप बैंक नहीं खोल सकता है, या अगर मुझे एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है तो मैं अकेले नहीं लगा दूंगा, उसके लिए एक बड़ी कंपनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि एक लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई पॉइंट स्किप हो गया हो तो आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, 5 बार 10 बार देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक आपके पेपर के लिए, आपके इंटरनल्स के लिए, क्लास टेस्ट के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को जितनी बार चाहे उतनी बार आप देखिए, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। थैंक यू वेरी मच।